हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है पावर जनरेशन के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द पावर जनरेशन। मतलब कौन कौन सा फैक्टर है जो पावर जनरेशन में इफेक्ट डालता है। तो अलग अलग पावर प्लांट के लिए फैक्टर भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है देखते हैं। कह रहा है देयर आर सेवरल फैक्टर अपॉन विच द कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन डिपेंड। क्लियर है कि बहुत सारा ऐसा फैक्टर है जिस पर पावर जनरेशन डिपेंड करता है। पहला क्या है, टाइप्स ऑफ पावर प्लांट। अलग अलग तरह के पावर प्लांट में जो कॉस्टिंग है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ पावर प्लांट हैज डिफरेंट कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन। थर्मल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट हैज हाई कॉस्ट एज कंपेयर टू हाइड्रो पावर प्लांट और अदर नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट। क्या कर रहा है कि अगर हम लोग थर्मल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बात करें तो उसमें कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन अलग होता है। हाइड्रो पावर प्लांट में क्या है, या जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी पर बेस्ड पावर प्लांट है उसका कॉस्टिंग क्या होता है, अलग होता है। जैसे हमको थर्मल पावर प्लांट या डीजल पावर प्लांट में क्या होता है कि कोल को या डीजल को हम लोग को खरीदना पड़ता है, तो उसके लिए कॉस्टिंग क्या होता है, बढ़ जाता है। इवन न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए भी हम लोग को यूरेनियम को खरीदना पड़ता है, जिससे कि कॉस्ट हाई हो जाता है। पर हाइड्रो पावर प्लांट में क्या है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हाई होता है पर वाटर आपको फ्री में मिल जाता है। अगर हम लोग सोलर एनर्जी का बात करें तो सन से जो एनर्जी है फ्री में मिल जाता है, विंड एनर्जी का बात करें तो फ्री में मिल जाता है। तो इसलिए क्या कह रहा है कि टाइप्स ऑफ पावर प्लांट भी डिपेंड करता है कि किस तरह से कॉस्ट ऑफ जनरेशन होगा। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फ्यूल कॉस्ट। अब फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, पावर जनरेशन में फ्यूल कॉस्ट काफी इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो कह रहा है फ्यूल कॉस्ट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द फ्यूल सच एज रुपीज पर टन फॉर कोल एंड 1000 क्यूबिक फीट फॉर नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट। कह रहा है कि बहुत अलग अलग तरह के पावर प्लांट में फिर नेक्स्ट जो पॉइंट होता है जो कॉस्ट अफेक्टिंग करता है या पावर जनरेशन में उसका इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, वह रहता है फ्यूल कॉस्ट। अगर आप थर्मल पावर प्लांट का एग्जांपल लेंगे तो वहां आप पता करेंगे कि 1 टन कोयला खरीदने में हमको कितना कॉस्ट लग रहा है, उसके आधार पर आपका जो है इलेक्ट्रिक जनरेशन डिपेंड करेगा। अगर आप कोई नेचुरल गैस या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से पावर प्लांट चला रहे हैं तो वहां भी आपको क्या होगा, 1000 क्यूबिक फीट पर कितना कॉस्ट पड़ रहा है उस पर डिपेंड कर जा रहा है। उसी तरह अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो यूरेनियम का क्या कॉस्ट है इंटरनेशनल मार्केट में, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो फ्यूल कॉस्ट कहीं ना कहीं पावर जनरेशन में इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब चाहे कोई भी पावर प्लांट हो, चाहे थर्मल पावर प्लांट हो, हाइड्रो पावर प्लांट हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, उसमें एक कॉमन टर्म होता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉस्ट ऑफ जनरेशन में कि मेरा पावर प्लांट कहां है और कहां लोड सेंटर है, हमको डिस्ट्रीब्यूट कहां तक कराना है, उसके लिए हमको किस तरह से ट्रांसमिशन लाइन सेटअप करना होगा, कहां कहां डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट डालना होगा, जिसमें ग्रिड डालना होगा, सब स्टेशन डालना होगा। ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। और लास्ट क्या है, वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन जनरली जो है हाइड्रो पावर प्लांट और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज पर बेस्ड पावर प्लांट पर डिपेंड करता है। कह रहा है कि हाइड्रो पावर प्लांट डिपेंड अपॉन द रेनफॉल। जितना ज्यादा बारिश होगा वाटर उतना ज्यादा स्टोर होगा, और जितना ज्यादा वाटर स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी उतना ज्यादा होगा, जिससे कि हमको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा और फिर उसको हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो हाइड्रो पावर प्लांट का जो कैपेसिटी है, जो जनरेशन कैपेसिटी, वो डायरेक्टली वेदर पर डिपेंड करता है। अगर बारिश काफी ज्यादा होता है तो पानी को आप ज्यादा स्टोर कर सकते हैं और जो साल भर का डिमांड होगा आप आसानी से वहां से फुलफिल कर सकते हैं। पर अगर मान लीजिए रेनफॉल कम होगा तो वाटर का लेवल कम होगा, तो आप इलेक्ट्रिसिटी जरूरत से ज्यादा वहां प्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसी तरह विंड पावर प्लांट अगर लगा हुआ है तो विंड के स्पीड पर भी डिपेंड करता है। अब ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए पटना में विंड पावर प्लांट का सेटअप कर लिया और विंड का स्पीड वहां पर है ही नहीं, तो वो बेकार हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। तो विंड पावर प्लांट भी क्या है, विंड के स्पीड पर डिपेंड कर रहा है। अगर सोलर पावर प्लांट के बारे में बात करें तो सोलर में इंटेंसिटी कितना है वो भी डिपेंड करता है। और आप नोटिस कर रहे हैं कि अलग अलग वेदर में जो सन का इंटेंसिटी होता है वो भी अलग अलग होता है, तो वेदर कंडीशन पर वो भी निर्भर कर रहा है। तो ये मेजर फैक्टर था जिसके द्वारा कॉस्ट ऑफ जनरेशन डिपेंड करता है। अब इसी में हम लोग पढ़ लेंगे कि कौन कौन सा टेक्निकल टर्म है जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तब तक आप इसको फटाफट नोट डाउन करेंगे। ओके, चलिए।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं कि मैक्सिमम डिमांड किसको कहते हैं। तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके थे कनेक्टेड लोड के बारे में। कनेक्टेड लोड में आपको बताए थे कि आपके घर में जितना भी पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस है वो कितना कितना पावर का कंजम्पशन करता है, अगर उसको हम जोड़ देंगे तो टोटल हमको कनेक्टेड लोड पता चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह आपके घर में जितना भी अप्लायंसेस है वो जरूरी नहीं है कि एक ही साथ सारा का सारा यूज होता हो, पर अगर आप किसी दिन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी मंथ का एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी साल का एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर किसी दिन का एग्जाम्पल लेते हो तो एक दिन में सबसे ज्यादा कब कितने समय के लिए और कितना पावर का कंजम्पशन किया गया हो उसी को मैक्सिमम डिमांड कहते हैं। नहीं तो एक मंथ में, उस पूरे मंथ में हम किस दिन सबसे ज्यादा पावर का कंजम्पशन किए होंगे वो अलग अलग डिवाइसेस से किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो उसको हम लोग मैक्सिमम डिमांड कह रहे हैं। नहीं तो किसी मंथ में हम सबसे ज्यादा कितना पावर का कंजम्पशन किए होंगे उस पर्टिकुलर मंथ में या टाइम में, तो उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम डिमांड कह रहे हैं। बात समझ में आ गया कि आपके घर में जितना भी कनेक्टेड लोड है वो आप पता कर लिए कि कितना पावर का कंजम्पशन कर सकता है जब वो पूरा चलेगा। ठीक है, तो ऐसा कभी संभव ही नहीं होता कि वो सारा का सारा अप्लायंसेस, पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस एक ही साथ चले, पर एक दिन में, एक मंथ में, एक साल में कभी ना कभी कोई ऐसा टाइम होगा जब जिस समय सबसे ज्यादा पावर का कंजम्पशन किया गया हो, तो वही पावर का कंजम्पशन क्या हो गया, मैक्सिमम डिमांड हो गया। क्या कह रहा है, मैक्सिमम लोड डिमांड रिप्रेजेंट द मैक्सिमम लोड ए कंज्यूमर यूजेस एट एनी टाइम। मतलब कोई भी कंज्यूमर है, चाहे आप अपने घर का एग्जांपल ले, किसी फैक्ट्री का एग्जांपल ले, या हो सकता है हॉस्पिटल का एग्जांपल ले, कोई भी कॉमर्शियल प्लेस का एग्जांपल ले, तो उस पूरे गिवन टाइम में 24 घंटा में कोई एक ऐसा फिक्स टाइम होगा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जहां पर सबसे ज्यादा पावर का कंजम्पशन हुआ होगा, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम डिमांड कह रहे हैं। दैट इज, इट इज द लार्जेस्ट डिमांड ऑफ लोड ऑन द पावर स्टेशन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर पावर स्टेशन पर सबसे ज्यादा जो लोड कंज्यूम किया गया होगा, पावर कंज्यूम किया गया हो, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम डिमांड कह रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली ऑल द डिवाइसेस आर नेवर रन एट फुल लोड एट द सेम टाइम, बट if we find the maximum load then it is equal to or less than connected load। मान लीजिए आपके घर में जो है सारा डिवाइसेस लगा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि वो सारा का सारा डिवाइसेस एक ही साथ काम करे। ठीक है, अगर आप सारे को एक साथ ऑन कर देंगे, पावर का कंजम्पशन करने लगेंगे, तो हम बताएंगे वहां पर कि मैक्सिमम डिमांड जो है वो कनेक्टेड लोड के बराबर होगा, पर प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं होता है। जैसे आपके घर में जितना भी डिवाइसेस लगा हुआ है उसका जो मैक्सिमम पावर कंज्यूमिंग है वो मान लेते हैं कि 3 किलोवाट है। ठीक है, तो पूरे उस इंटरवल में 24 घंटा में कभी ना कभी एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब सबसे ज्यादा आपको मैक्सिमम डिमांड दिखा होगा। हो सकता है किसी समय आपको 2 घंटा के लिए 2.4 किलोवाट दिखा होगा, तो उस दिन के लिए वो सबसे ज्यादा जो है मैक्सिमम डिमांड हो गया। उसी तरह 30 दिन में कभी ना कभी एक ऐसा सिचुएशन आया होगा जब सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिमांड आपको दिखा होगा, हो सकता है 2.8 किलोवाट, तो उस पूरे मंथ में 2.8 किलोवाट क्या हो गया, मैक्सिमम डिमांड हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो इससे ये पता चल जाता है कि जैसे आप इलेक्ट्रिकल मीटर लगाए हैं तो आप कितना पावर कंज्यूमिंग के लिए मीटर लगाए हैं। जैसे मान लीजिए हम 2 केवी का लगा, किलोवाट के लिए हम लोग लगाए हैं, तो हम जब 2 किलोवाट लगाए हैं इसका मतलब है कि पहले इलेक्ट्रीशियन आपसे पूछ लेगा कि सर आपके यहाँ क्या क्या चलता है, तो आप बता देंगे कि 2 एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, किचन में ये है, रेफ्रिजरेटर है, ये है, तो बोलेगा सर 2 किलोवाट का नहीं लगाइए, आप 4 किलोवाट का लगा लीजिए। ठीक है, तो टोटल कनेक्टेड लोड के अनुसार आपका मीटर का सेटअप कर गया है। अब जब पावर का कंज्यूमिंग करेंगे, क्योंकि आप वो अप्लायंसेस जब जलाएंगे तो पावर का कंजम्पशन होगा, तो हो सकता है कि किसी दिन आपका जो है 3.2 किलोवाट का कंजम्पशन हो, किसी दिन 2.5 का हो, किसी दिन हो सकता है 2.3 हो। तो एक महीना में सबसे ज्यादा पावर का कंजम्पशन कितना हुआ था, या एक दिन में, जैसे एक घंटा का भी आप निकाल सकते हैं, हर घंटा चेंज होता है, तो 24 घंटा में किस घंटा सबसे ज्यादा पावर का कंजम्पशन हुआ, तो उस दिन के लिए वो मैक्सिमम डिमांड होगा। अगर हर दिन के बारे में बात करें तो उसमें सबसे मैक्सिमम किस दिन हम सबसे ज्यादा पावर का कंजम्पशन किए थे, वही मेरा क्या हो गया, मैक्सिमम डिमांड हो गया। तो आई थिंक आपको अब समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, डिमांड फैक्टर। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन मैक्सिमम डिमांड on the individual system or power station to the
कनेक्टेड लोड। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी आपको क्या बताएं कि आपके घर में जो कनेक्टेड लोड है वो उसका पूरा पावर कंजम्पशन जो है 2 किलोवाट का है। ठीक है, तो ये कनेक्टेड लोड हो गया, कनेक्टेड लोड। और किसी एक दिन या एक मंथ का एग्जांपल ले तो उसमें जो मैक्सिमम डिमांड है, मैक्सिमम डिमांड हो सकता है 1.2 किलोवाट हम लोग कंज्यूम किए होंगे। ठीक है, मान लीजिए एक मंथ का अगर एग्जांपल ले तो किसी दिन जो है हम 1.2 किलोवाट का सबसे ज्यादा पावर का कंजम्पशन किए। तो अगर हम मैक्सिमम लोड को, ध्यान देंगे, अगर हम मैक्सिमम लोड को टोटल कनेक्टेड लोड से भागा दे दे तो जो टर्म बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिमांड फैक्टर कहेंगे। और ये याद रखना है, प्रैक्टिकली इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा, दैट इज कॉल्ड डिमांड फैक्टर का जो वैल्यू है वो 1 से कम होगा। एकदम आइडियल केस होगा जब सब अप्लायंसेस जला दिए हैं, तब हो सकता है कि मैक्सिमम डिमांड जो है वो आपका कनेक्टेड लोड के बराबर हो, तो वहां पर 1 हो। पर प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, जो लोड फैक्टर होता है उसका जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम होगा। और ये ऑब्जेक्टिव का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? बस ये याद रखना है कि इट इज डिफाइंड द रेशियो बिटवीन मैक्सिमम लोड ऑन द इंडिविजुअल सिस्टम और पावर स्टेशन टू द कनेक्टेड लोड। क्लियर एकदम है? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं एवरेज लोड या एवरेज डिमांड, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, कि हम कितना पावर का कंजम्पशन करना चाह रहे हैं तो वो मेरा डिमांड हो गया है, कितना आपका अप्लायंसेस लगा हुआ है तो वो लोड हो गया। ठीक है, तो एवरेज लोड का मतलब हो गया एवरेज लोड अकरिंग ऑन द पावर स्टेशन इन अ गिवन पीरियड। या तो डे में हो सकता है, या तो मंथ में हो सकता है, नहीं तो ईयर में हो सकता है। रिपीट कर रहा हूं, एवरेज लोड अकरिंग ऑन द पावर स्टेशन इन ए गिवन पीरियड। ठीक है, मतलब किसी भी टाइम में, चाहे वह डे का बात करें, मंथ का बात करें, ईयर का बात करें, कि हम कितना एवरेज लोड देते हैं या कितना पावर का डिमांड होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज लोड या डिमांड कहते हैं। द एरिया अंडर द लोड कर्व इन किलोवाट आवर या मेगावाट आवर ओवर द टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज लोड। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर नॉर्मल भाषा में आपको समझाना चाहे तो मान लीजिए कि आप एक फिक्स खाना खाते हो। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं कि रात में मान लेते हैं कि आप 4 रोटी खाते हैं, तो कभी कभी आप 2 रोटी भी खाते हो, कभी कभी आप 6 रोटी भी खा लेते हो। तो ओवरऑल एक एवरेज आप कितना रोटी खाते हो, वही चीज यहां भी हो गया कि हर दिन हम क्या कर रहे हैं, पावर का कंजम्पशन अलग अलग कर रहे हैं, हर मंथ अलग अलग कर रहे हैं, हर ईयर अलग अलग कर रहे हैं। तो एवरेज एटलीस्ट हम कितना पावर का कंजम्पशन कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम पावर स्टेशन के रिस्पेक्ट में देखें तो वहां भी पावर स्टेशन में क्या होता है, जिस तरह से डिमांड होता है उस हिसाब से वो पावर को जनरेट करता है। तो एवरेज हर पावर स्टेशन कितना इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कर सकता है, बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर एवरेज लोड या एवरेज डिमांड क्या हो गया, तो एवरेज लोड अकरिंग ऑन द पावर स्टेशन इन अ गिवन पीरियड। देखिए क्या कह रहा है, एवरेज लोड अकरिंग ऑन द पावर स्टेशन इन अ गिवन पीरियड, मतलब किसी फिक्स टाइम में एक एवरेज लोड जो है पावर स्टेशन जनरेट करता है, नहीं तो सप्लाई करता है किसी भी कंज्यूमर को, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, एवरेज लोड कह रहे हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि अगर हम लोग लोड और टाइम के रिस्पेक्ट में, याद होगा जब हम लोग लोड कर्व पढ़ रहे थे, तो अगर लोड कर्व हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और लोड कर्व का अगर हम एरिया निकाल लेते हैं तो वो डायरेक्टली हमको क्या बता देता है, एवरेज लोड बता देता है। ठीक है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो अब एवरेज लोड देखिए डेली भी निकलता है, मंथली भी निकलता है और एनुअली भी निकलता है। तो डेली एवरेज लोड क्या होता है, किलोवाट आवर सप्लाइड इन अ डे, मतलब एक दिन में कितना किलोवाट आवर जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया गया है, मतलब कितना पावर का कंजम्पशन किया। देखिए अगर कंज्यूमर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कंज्यूमर होगा, अगर पावर स्टेशन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो सप्लायर होगा। ठीक है, तो जितना आप कंज्यूम करना चाहेंगे पावर स्टेशन उतना ही सप्लाई करता है, तो दोनों बराबर होता है। ठीक है, पर रेफरेंसेस अलग अलग ले सकते हैं हम लोग। ठीक, तो क्या बता रहा है कि किलोवाट आवर सप्लाइड इन अ डे, मतलब कोई पावर स्टेशन कितना किलोवाट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करता है, कब, 24 घंटा में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डेली एवरेज लोड कहेंगे। नहीं तो मंथली एवरेज लोड क्या होगा, किलोवाट आवर सप्लाइड इन अ मंथ, एक मंथ में कितना पावर का या एनर्जी का सप्लाई किया गया हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मंथली एवरेज लोड कहेंगे। बस टाइम में क्या करना है, 30 से गुना कर देना है। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग एनुअली लेंगे तो वहां भी सेम क्या होगा, किलोवाट आवर इन, ठीक है, इन ए ईयर,
इन ए ईयर और डिवाइडेड बाय 24 इंटू कितना हो जाएगा 365। बात समझ में आ रहा है? तो यहां से हम लोग एवरेज लोड निकाल लेंगे या एवरेज डिमांड निकाल लेंगे। तो आपके घर में भी क्या है, पावर का कंजम्पशन हो रहा है, तो एवरेज कितना हर दिन पावर आप यूज करते हैं, हर दिन आप क्या होगा अलग अलग तरह से पावर का कंजम्पशन करते हैं, तो ओवरऑल एवरेज आप कितना लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, कभी 20 में चला रहे हैं, कभी 60 में चला रहे हैं, कभी 30 में चला रहे हैं, तो आपसे कोई पूछे कि आप एवरेज कितनी स्पीड में चलाते हो, तो आप वहां से निकाल सकते हैं। उसी तरह एवरेज लोड या एवरेज डिमांड क्या हो गया कि आपको हर दिन एटलीस्ट कितना डिमांड का जरूरत होता है या कितना लोड कंज्यूमिंग करता है। बात समझ में आ गया? अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, एरिया जो लोड कर्व है वहां से समझने का कोशिश करते हैं। तक फटाफट इसको आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि एवरेज लोड को या एवरेज डिमांड को हम लोग ग्राफ के मदद से समझते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कि ये लोड है, वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो लोड और टाइम का ग्राफ को अगर हम बनाए तो उसको हम लोग लोड कर्व कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कोई भी कंज्यूमर है, तो हम लोग अगर 12 बजे रात का से काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो मान लेते हैं कि 100 किलोवाट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन सुबह 6 बजे तक होता है, वो भी कांस्टेंट होता है। तो ऐसा एक एरिया बनाया। फिर 6 बजे के बाद जो है थोड़ा अप्लायंसेस यूज ज्यादा होने लगता है, तो थोड़ा सा डिमांड भी जो है ये पावर का कंजम्पशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। फिर 10 बजे के बाद से ऑफिस अगर खुल जाता है तो वहां पर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जैसे अगर आप ऑफिस के रिस्पेक्ट में ही देखें तो ऑफिस में बहुत सारा लाइट है जो उसके बाउंड्री वॉल पर जलते रहता है, अंदर में कुछ लाइट जलते रहता है, ठीक है। तो एक कांस्टेंट लोड जो है 12 बजे से 6 बजे के बीच में लिए। फिर 6 बजे जैसे मॉर्निंग हो रहा है तो वहां और भी बहुत सारा अप्लायंसेस खुल चुका है। फिर 10 बजे जब ऑफिस चालू हो गया तो 10 बजे से लेके यहां तक एक कांस्टेंट लोड ले रहा है, ठीक है। फिर हो सकता है 10 बजे रात के बाद जो है यहां से लोड का डिमांड जो है कम होते जा रहा है और फिर आपका ऐसा हो गया। तो एक ऐसा ग्राफ बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यहां से हम इसको डिवाइड कर देंगे, यहां से फिर डिवाइड कर देंगे। तो यहां से आप नोटिस करेंगे कि ये पूरा का पूरा एरिया जो है एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो एरिया हम लोग टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, तो A1 ये पूरा A1 प्लस ये वाला A2 प्लस A3 प्लस A4, करेक्ट है। अब यहां पर देखिए एरिया क्या है, लेंथ गुना ब्रेथ। तो लेंथ आप यहां से ले लो, यहां से यहां तक कितना है 24 आवर्स है, ठीक है। और ये कितना 100 मेगावाट, तो लेंथ गुना ब्रेथ। अब इसका एरिया निकालना है तो हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हो गया, देखिए 2 से 6 से 8 2 घंटा और 8 से 10 2 घंटा, तो 4 घंटा हो गया। तो हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये 200 है, ये 200 है यहां से यहां तक और ये 100 है, तो ये डिफरेंस कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। तो हाफ बेस इंटू हाइट। फिर उसी तरह इसका एरिया हम लोग निकाल लेंगे। तो ये 100 है और यहां से 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये देखिए 10, तो 10 गुना इतना। और फिर इसका एरिया निकालेंगे। तो जब टोटल एरिया हम लोग फाइंड आउट किए तो वहां से हमको मिला 3800 किलोवाट आवर्स। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग इसको क्या किए हैं किलोवाट में लिए और इसको आवर में लिए, इसलिए किलोवाट आवर हो गया। तो एवरेज लोड या एवरेज डिमांड क्या होता है या एवरेज सप्लाई क्या होता है, तो एरिया अंडर लोड कर्व डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो एरिया अंडर लोड कर्व कितना हो गया 3800 किलोवाट आवर हो गया, ठीक है। और कितना टोटल टाइम कितना रहा है 24 आवर्स ले रहे हैं। तो यहां से हम लोग कट के किए तो यहां से एवरेज लोड या एवरेज डिमांड या एवरेज सप्लाई कितना हो गया। अगर पावर स्टेशन के रिस्पेक्ट में देखें तो एवरेज सप्लाई इतना एटलीस्ट करेगा ही करेगा। मतलब अगर कोई पावर स्टेशन का हम लोग एग्जांपल ले तो 24 घंटा का अगर हम बात करें तो अलग अलग तरह का कंज्यूमर इस तरह से पावर कंज्यूम कर रहा है, तो पावर स्टेशन भी उसी अकॉर्डिंगली पावर का जनरेशन कर रहा है। तो एवरेज वो कितना कर सकता है, तो यहां से पता चल गया कि एवरेज 158.3 किलोवाट का ही करेगा। या कोई कंज्यूमर अगर इस तरह का यूज करता है तो एवरेज वो कितना लोड कंज्यूम करेगा, तो लगभग 158.3 किलोवाट करेगा। बात समझ में आ गया। अब एक न्यूमेरिकल के माध्यम से भी इसको समझने का कोशिश करते हैं। कह रहा है कि फाइंड द एवरेज लोड सप्लाइड बाय द पावर प्लांट। कह रहा है कि आपको बताना है कि कोई पावर प्लांट एवरेज लोड कितना सप्लाई करता है इफ द एनर्जी प्रोड्यूस बाय द पावर प्लांट इज 400 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोवाट आवर पर एनम। मतलब सालाना जो है इतना पावर का प्रोडक्शन करता है या सप्लाई करता है। तो बताइए एवरेज कितना करता होगा। तो एनर्जी आपको टोटल पता चल चुका है 400 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोवाट
आवर पर एनम। तो जब एनम है तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, एवरेज लोड निकालने का तरीका था, क्या था, किलोवाट आवर इन एनम, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 24 इंटू 365। तो यहां पर हम लोग एनर्जी को लिख दिए, और 24 गुना 36, जब ईयर रहेगा तो याद रखना है 365 करना, जब मंथ रहेगा तो 30 करना, और जब डे रहेगा तो 24 करना है। तो यहां से जब सॉल्व किया तो हमको यहां से एवरेज पता चल गया कि एवरेज जो है लगभग 45666.2.10 किलोवाट का जो है वो सप्लाई करता है पावर प्लांट। मतलब इतना एटलीस्ट करना ही करना है उसको, लगभग 45.62 मेगावाट करता है। तो आई थिंक आपको आज ये पूरा का पूरा कंटेंट अच्छे से समझ में आ गया। देखिए ये ऐसा टॉपिक है ना, डेली आपको इसको याद रखना है, मतलब जब तक एग्जाम नहीं हो रहा आप इसको डेली रिवीजन में डालिए, ठीक है। यहां से क्वेश्चन 100% है कि पूछेगा ही पूछेगा, जितना हम लोग यूनिट 7 से आपको बता रहे हैं। यूनिट 6 में क्या है, ऑलरेडी आप सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उसी को रिपीट यहां पर किया है, ठीक है। इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, आप यूनिट 1 को ही अच्छे से कवर करें। और यूनिट 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफी ज्यादा आएंगे। मतलब पूरे पावर जनरेशन से यूनिट 7 सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, इसलिए यूनिट 7 को बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है प्लांट कैपेसिटी पढ़ाएंगे, डाइवर्सिटी फैक्टर पढ़ाएंगे, ये सब के बारे में बताएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।